अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और पहले हम बात कर लेते हैं जो निगरान वजीर आजम का मामला है। पहले राजा रियाज साहब इतने मसरूफ थे कि शहबाज शरीफ साहब को टाइम नहीं दे रहे थे। आज 3 नाम लेके शहबाज शरीफ साहब मुंतजिर थे कि राजा रियाज साहब तशरीफ लाएंगे तो मुशावरत होगी। पता चला जी राजा रियाज साहब तशरीफ ले गए और वहाँ पे साथ बैठक भी हुई। बड़ा अच्छा माहौल था, मतलब माहौल में तो अच्छा ही होता है, बुरा तो हो नहीं सकता। किसी का सर नहीं फोड़ा गया, किसी का मुंह नहीं तोड़ा गया, किसी के अल्फाज नहीं मरोड़े गए, लेकिन कोई नाम भी इसका नाम पर कोई मुतफिक नहीं होता। ये 3 नाम राजा रियाज साहब लेके गए, 3 नाम शहबाज शरीफ साहब के पास थे और 6 नाम में किसी एक पर इतफाक नहीं हो सका। और ये अग्रीएबल अपोजिशन है जो डिसएग्री कम ही करती है। और अपोजिशन ने एक मजीद दिन मांग लिया है कि वो फिर 24 घंटे में एक और सेशन होगी जिसमें बैठेंगे, जिसके साथ शहबाज शरीफ साहब बैठक में बैठेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कोई नाम। अब ये राजा रियाज साहब किससे मुशावरत करने जा रहे हैं, इनको एक दिन और क्यों चाहिए? ये एक्चुअली में गो बिटवीन किसके हैं और एक्चुअल जो मुअम्मा है निगरान वजीर आजम का वो हल होगा कैसे? और निगरान वजीर आजम पर इतना क्यों बार बार बात होती है जैसे कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मुल्क में? पता नहीं कोई क्या हो जाएगा निगरान वजीर आजम अगर कोई आ गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई 90 दिन का कह कर आए और फिर बहुत अरसे तक ना जाए, क्योंकि इस मुल्क में ये भी हो चुका है। और 9-0 जो हमने कल भी बात की थी, एक हिंसा ऐसा है जो हमारे लिए सूटेबल नहीं रहा। एक 9-0 कराची था, एक 1990 था और अब एक हम 90 ये हवाले से भी सुन रहे हैं कि 90 डेज आपको याद होगा ज़ियाउल हक साहब भी 90 डेज का मामला था, लेकिन फिर वो कितने अरसे रह गए। तो इसलिए ये जाहिर है मुश्किल दौर है, लेकिन ये क्या मसला क्या है? क्या लंदन और पिंडी में फैसला नहीं हो पा रहा? क्या शहबाज शरीफ साहब और रियाज साहब आपस में बात नहीं कर पा रहे? कोई एक नाम इतना गैर मुतनाज़े नहीं है, मतलब ये कौन सा शख्स ढूंढना चाहते हैं जो उनको मिल नहीं रहा? तो इस तलाश में वो निकले हुए, कल फैसला हो जाएगा। बहरहाल अब तक अगर फैसला नहीं हुआ तो जाहिर है कि फैसले में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है और कोई अग्री नहीं कर रहा। लेकिन हु विल स्टैंड टू अग्री एंड हु विल स्टैंड टू डिसएग्री, ये देखना अभी बाकी है। जिस तरह कहते हैं कि जो केयर टेकर सेटअप है, इट्स बिन टेकन केयर ऑफ। सो लेट्स मूव ऑन। साइफर वाला मामला फिर एक दफा फिर आ गया है सामने, लेकिन साथ साथ साइफर के ऊपर जो इंटरसेप्ट की खबर है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो कंटेंट है उसका वो अवेलेबल हो गया है। तो साइफर हैज़ बिन लीक्ड। अब ये लीक किसने किया है, ये आगे जाके कैसे गले पड़ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ एक और बड़ा ही कोई अजीब सी बात की है आज लतीफ़ साहब ने, क्योंकि वापसी का रास्ता तो हमवार हो रहा था। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि साइफर झूठा है और मियाँ साहब अगले माह आ रहे हैं, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब को पता नहीं ये खदशा क्यों है। क्या खदशा है, जरा खुद सुन लेते हैं। दूसरे अदारे में कुछ लोग जो हैं जो ये तासर देना चाहते हैं कि अगर चेयरमैन पीटीआई नियाजी ग्रुप माइनस है तो फिर नवाज शरीफ को भी माइनस रखा जाने की ख्वाहिश जो रखते हैं। याद रखें, आपने 1990 के बाद बार बार हर इंतखाब में नवाज शरीफ को माइनस रखने की कोशिश की और 3 इंतखाबात में 2002, 2008, 2018 में आपने माइनस नवाज शरीफ रखकर इंतखाबात करवाए। और जो उसके 1990 के बाद इंतखाबात दूसरे हुए जिनमें नवाज शरीफ माइनस ना हो सके, उनमें भी कोशिश की जाती रही, मगर जब वो मुंतखब होते रहे उसके बाद भी वो फार्मूला अमल उस पर करते रहे, वो किरदार। नवाज शरीफ साहब को बार बार माइनस करने की कोशिशें कामयाब भी हुई और जब नाकाम हुई तो कोई और हथकंडा इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया। यही मामला क्या खान साहब पर एप्लीकेबल है या नहीं, इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हुमायूं मोहम्मद साहब, सेनेटर है पीटीआई के। बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। एजाज सैयद साहब किस तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया एजाज साहब टू हैव यू ऑन द शो। एजाज साहब और जदून साहब हमारे साथ मौजूद है जिस स्काइप पे, बहुत शुक्रिया आपका भी जदून साहब। एजाज लेट मी स्टार्ट विथ यू, क्योंकि ये जो टाइमिंग है इसकी और ये कोई एडवांटेज नहीं प्ले कर रहा और इसमें ऐसी कोई नई बात भी नहीं है, पर लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा इंडोर्स हो जाता है जो पीटीआई का नैरेटिव रहा है कि अमेरिका ने साजिश की। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि खान साहब ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो आज उनकी पार्टी फिर हमें याद दिला रही है कि कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी साजिश थी। तो आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इनके गले कैसे पड़ेगा? सना, एक बात तो मैं वाजे कर दूं आपको कि खान साहब ने साजिश के हवाले से बार बार अपना बयानिया तब्दील किया है। पहले उन्होंने अमेरिका कहा इस साइफर के हवाले से, फिर उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया, फिर उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी देखिए पहले मैं समझता था कि बाहर से आई है, अब मुझे पता लगा ये तो एक्सपोर्ट हुई है, ये तो लोकल एक्टर्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी है, फिर उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की, उन्होंने मुझे रिमूव किया। तो उन्होंने ये चेंज किए। एक बात। दूसरी बात ये है
कि इमरान खान साहब के बारे में एक FIA इंक्वायरी कर रही है और उसमें फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, बाकी जो लोग हैं, असद उमर, वो बयान दे चुके हैं। आज़म खान का बयान उसमें आ चुका है। वो क्या इंक्वायरी 2 नुकात के ऊपर है, बल्कि 3 नुकात के ऊपर है। नंबर 1 ये कि जो साइफर था वो एक सीक्रेट कम्युनिकेशन था और प्राइम मिनिस्टर को फॉर आइज ओनली एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिया गया था, वो गुम हुआ, जिसका एतराफ़ खुद इमरान खान साहब कर चुके हुए हैं, उसकी तस्दीक आज़म खान कर चुके हुए हैं, उसकी तस्दीक FIA को स्टेटमेंट में सुहेल महमूद जो कि उस वक्त के सेक्रेटरी थे, फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी थे, वो कर चुके हुए हैं। और असद मजीद जो मौजूदा सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि मैंने सुना हुआ है कि ये गुम हो गया था, आज़म साहब ने बताया था। तो एक तो यह है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट आपने गवर्नमेंट का आपने गुम किया, ठीक है। दूसरी 2 बातें बड़ी अहम है। एक ये कि आपने वो जो सीक्रेट कम्युनिकेशन है 2 मुल्कों के दरमियान, अपने ओहदे की जो आपने हल्फ लिया था उसकी खिलाफ वर्जी करके उसको पब्लिक में अफशा किया, ठीक है। और ना सिर्फ पब्लिक में अफशा किया, और आपने एडमिट कर लिया कि ये तो गुम हो गया और ये मेरे पास से गुम हुआ, ठीक है। तो आपके ऊपर ये 3 चीज़ें 2 चीज़ें तो बिल्कुल ओपन एंड शट की तरह साबित होती हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सीक्रेट कम्युनिकेशन किसके पास था? 3 बंदे थे ना, 4 बंदे जिनके पास था। सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स के पास आया, रिकॉर्ड इसके नहीं, असद मजीद के पास नहीं, उस वक्त सुहेल महमूद थे ना, असद मजीद तो सफीर थे हमारे, ठीक है। उन्होंने उसको डिसाइफर किया, उसकी एक ही कॉपी तैयार हुई, एक ही कॉपी, ये बड़ी अहम बात है। अच्छा। एक ही कॉपी तैयार हुई उसकी, और वो एक कॉपी किसके पास गई? प्राइम मिनिस्टर के पास गई, और वो गुम हो गई। 9 मार्च को वो प्राइम मिनिस्टर तो वो जो चीफ जस्टिस को भिजवा दिया था, जो पड़ी हुई थी, तो वो कैसे? वो मिनट्स ऑफ दी, जो आपको पता है ना कि वो जो ऑडियो लीक आई थी, उसमें ऑडियो लीक में क्या था कि इसको कैबिनेट में लेके आए, ये तो सीक्रेट है, इसको तो सामने नहीं ले, तो हम मिनट्स ऑफ दी मीटिंग में ले आते हैं, तो वो उधर गई थी। तो अब सवाल ये है कि वो एक कॉपी गुम हुई थी, और वो एक कॉपी किसके पास गई? एक अमेरिकी अखबार के पास। और अमेरिकी अखबार के रिपोर्टर्स कौन है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कह रहे हैं कि जी हमें एक सर्विंग फौजी ने दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी पार्टी का, ना गवर्नमेंट का, ना फॉरेन ऑफिस का, ना ISPR का, किसी का कोई मौकफ नहीं है। देखें, आप भी सना इस कारोबार में हैं, मैं भी तकरीबन 2 दहाइयों से इस कारोबार में हूँ। हम लोग, हमारे ताल्लुक होते हैं और लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, और हमें इंफॉर्मेशन लीक की जाती है। बाज लोग अपने मफादात के लिए लीक करते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमारा काम क्या होता है? लीक को एज इट इज रिपोर्ट करना नहीं होता, उसको पूरा चेक करना और कहां से आ रहा है, और साथ साथ ये भी बताना कि बाकी लोगों का मौकफ क्या है, राइट। ये भी। अब इन साहब, ये जो रियान है, जो मेन लीड रिपोर्टर है, दूसरे तो मुर्तज़ा हुसैन है, रियान का भी और मुर्तज़ा हुसैन का भी लिंक फौज से इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, PTI से हो रहा है। कैसे? आपको पता है कि रियान साहब जो हैं, जो लीड रिपोर्टर हैं, इन्होंने 8 जून 2023 को, 8 जून 2023 में डेट दे रहा हूं आपको, इन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया हुआ है 8 जून 2023 को। आप जाएं PTI की सोशल मीडिया जाके देखिए, वो उसमें उन्होंने अपलोड किया हुआ है, राइट। वो इंटरव्यू उन्होंने अपलोड किया। अब मेरा पॉइंट ये है, मुझे नहीं पता ये किसने लीक किया, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट जो डीप डिग करता है, मुझे ये पता लगता है कि अभी तक फौज से इसका लिंक एस्टैब्लिश होता हुआ इन लोगों का मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन इन लोगों का इमरान खान साहब से लिंक एस्टैब्लिश होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि लीक उन्होंने किया? मैं ये नहीं कहता हूं कि लीक उन्होंने किया। मैं आपको देखे ना, मैं जिस वक्त तक मेरे पास कोई एविडेंस ना है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये लिंक है। वो कहते हैं कि जी सर्विंग किसी फौजी अफसर ने किया है। मुझे ये बताएं, सर्विंग फौजी अफसर उसमें 3 थे, 3 फौजी अफसरों के पास हो सकता है ना, 2 फौजी अफसर और एक ब्यूरोक्रेट, 2 फौजी अफसर। एक थे आर्मी चीफ जनरल बाजवा उसमें, और एक थे DGISI नदीम अंजुम, राइट। क्या जनरल बाजवा वो लीक देंगे? नहीं, क्योंकि ये तो जनरल बाजवा को आपने मिलाइन किया है, क्या वो आपको देंगे? आंसर इज नो। क्या आपको नदीम अंजुम देंगे जो सिटिंग DGISI हैं और उस वक्त भी ISI चीफ थे? नहीं, आप उनके खिलाफ जलसों में तकरीरें करते रहे हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो इन 2 की जो अपेरेंट रीज़न है
कि ये दो लीक करेंगे तो मेरा ख्याल में नहीं। और Third? आखिरी बात थर्ड कौन है? 3 आपने कहा। तीसरे तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे ना, जो ठीक है, सही या है, फिर सही उस है। वक्त के सेक्रेटरी ठीक है। जो 2 फौजी थे ना, समझ आ ठीक गया, है। ओके, ठीक लेकिन उसकी कॉपी एक बनी हुई है, जो फॉरेन ऑफिस का रिकॉर्ड है उसमें डी साइफर की कॉपी एक है। वाओ, इंटरेस्टिंग। That's मोहम्मद साहब, द प्लॉट थिकन्स। लेट मी जस्ट क्विकली गो बैक टू यू। अब ये 8 तारीख को अदम एतमाद की जो तहरीक है वो लाने की हुई बात, 11 फरवरी को अनाउंसमेंट हो गया बाकायदा तौर पर। उसके बाद 7 मार्च को साइफर आता है, 27 मार्च को इमरान खान साहब इसको हवा में लहराते हैं, और वो साइफर नहीं था, वो साइफर के मिनट्स थे, जैसे अभी एजाज ने बड़ा क्लियरली बता दिया। वैसे भी उसका कोई कलर भी डिफरेंट होता है साइफर का, और वो जो कागज़ है वो मिनट्स है। और मिनट्स हमें पता है कि आजम खान साहब के ऑडियो लीक आ चुकी है मुबैना तौर पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि इनके साथ खेलना है, इनके दिमाग जरखेज़ है, हम मिनट्स तो हमारे हाथ में है, साइफर तो हमारे हाथ में नहीं है। उसको जिस तरह भी डिसाइफर किया, उसको किस तरह से उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया। अब रियलिटी ये है कि ठीक है, हम सब मानते हैं कि एक आया था, उसमें एक लैंग्वेज ऐसी थी जिसके ऊपर डिमाश भी हुआ, उस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई, उस पर यह फैसला भी किया, एम्बेसडर को बुला के कहा भी गया। अब ये आपके जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के मैथ्यू मिलर है वो भी आज कह रहे हैं कि हमारा इसमें तो कोई साबित नहीं होता। ये क्या है लिंकेज और लीकेज आपसे रिलेटेड है? जिस तरह एजाज साहब कह रहे हैं कि लिंक अभी वहां तो स्टैब्लिश नहीं हो रहा, आप कुछ कह सकते हैं? शुक्र है 1971 का जो बांग्लादेश जो हमसे आज़ाद हुआ था वो पीटीआई के ऊपर नहीं डाला हुआ, वरना तो सब कुछ डाला हुआ है। ठीक है, लेकिन देखें, आई रियली एडमायर कि किस तरीके से इन्होंने लिंक बनाना शुरू किया। वो क्या है, मैं इस तरह है कि सबसे पहले जैसे आपने कहा कि एक साइफर आया, ठीक है, साइफर इज नथिंग बट अ कोडेड मैसेज फ्रॉम योर एम्बेसडर। ये कोई सब्जी नहीं है या कोई वो क्या कह सकते हैं, कोई केक वगैरह नहीं है जो बकौल एक शख्स के वो कहता है कि आप कोई बाहर मुल्क वाले आपको साइफर नहीं भेजा करेंगे। ये हमारे अपने लोग जो होते हैं ना उसको वो भेजते हैं, और उसको यहाँ आके डिकोड किया जाता है। उस डिकोड के बाद उसका एक मफहूम आपके हवाले कर दिया जाता है, और वो मफहूम मुझे पकड़ा दिया है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे उसका मफहूम पकड़ा दिया है। मुझे साइफर जो आता कोडेड मैसेज वो नहीं पकड़ा है, मुझे उसका मफहूम पकड़ाया हुआ है कि ये चीज़ है। अच्छा, वो मफहूम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाता, वो आपकी जो एजेंसीज के जो हेड होते हैं विच इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके भी जाता है कि एक ही कॉपी है। देखिए, मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्याल है कि फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि हमने एक कॉपी लेकर उसको दी है, लेकिन जो जाता है वो उनके पास भी जाता होगा, फॉरेन ऑफिस में भी होगा, प्राइम मिनिस्टर को भी गया होगा, के बाहर कोई फोटोस्टेट की दुकान तो नहीं, छोटे को भेजा। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके बाद 2-3 मीटिंग हुई है, और 2-3 मीटिंग में से एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, दूसरी बात हुई है। फिर उसके बाद अगर आप देखें जो सेकेंड जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस कैबिनेट के अगर आप आज जाके उसका वो निकाल लें जो शुरू में होता है, उसमें लिखा हुआ है कि साइफर के ऊपर, जिसमें ये बात कर रहे थे पूरी कैबिनेट जब डिसीजन ले रही थी, उस पर लिखा होता है साइफर एज अटैच्ड। ठीक है, सो साइफर कॉपी एज अटैच्ड। सो इसका मतलब है वो 95 लोगों की जो 5 लोगों के पास इसकी कॉपी गई हुई है, राइट। ठीक है, और वो उसमें हुआ था, इन कैमरा में हुआ था। अब इन कैमरे के बाद कितने लोग उठा के आप ये कह रहे हैं कि इसकी कॉपीज और लोगों के पास भी हैं? मेरे ख्याल में बहुत सारों के पास। अच्छा, आपका ठीक ख्याल है। है। अच्छा, लेकिन अब लेट्स कम फॉर अ पॉइंट ऑफ एक लिहाज से कि इन्होंने कहा है कि उसका लिंक यहाँ से लग जाता है। अब आपने देखना होता है कि इसका नुकसान किसको है, इसका फायदा किसको है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने कहा हुआ था कि इसका है, और इसको इस वक्त आने से हमें कोई फ़ायदा या हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मैं अभी आ जाता हूँ, मेरे ऊपर ऑलरेडी साइफर का केस चल रहा है, मैं दिमाग ख़राब है कि मैं उसको वो लीक करके फिर अपने ऊपर और नुकसान ले आऊँ, नोइंग कि एवरीबडी इज अगेंस्ट मी। डू यू थिंक आई वुड डू दैट थिंग? नो। सो हाँ, on the contrary, you can do it because you want me to be nailed. अच्छा, I don't mean. I mean somebody else ना. I mean कि हो सकता है कि एजाज साहब चाहते हो, हो सकता है एजाज साहब चाहते हो कि मैं बीच में से निकल जाऊं, इन्होंने वो चीज़ लीक कर दी हो, इन्होंने वो चीज़ करवा दी हो सकता है इन्होंने मुझे फंसाने के लिए कर दिया हो। मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए,
The thing is that क्या कौन लीक करता है, you have to really make beyond reasonable doubt before you point a finger towards me. मैं हुमायूं साहब की ना एक बात में बड़ा वजन है जी, और वो बात ये कह रहे हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस वक्त तो मैं कटारे में खड़ा हूँ, डॉक में खड़ा हूँ, तो मैं क्यों करूँगा और मैं क्यों करूँगा। ये बात इनकी बड़ी वैलिड है, टू बी फेयर विद हिम। बात ये है कि हम जो माजी में देखते क्या है, ये कह रहे हैं कि मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा, बड़ी दुरुस्त बात है, कुल्हाड़ी पे जब मार सकते। जी जी नहीं, लेकिन हमने देखा कि जब 9 अप्रैल को खान साहब को नो कॉन्फिडेंस से निकाला गया तो उस वक्त भी उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया नेशनल असेंबली से। देखा ना हमने देखा कि फिर उन्होंने पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से भी कुल्हाड़ी मार दी। मैं इन पे शक नहीं कर रहा, ना मैं खान साहब पे शक कर रहा हूँ, वो आज नादानी में, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि देखें जो आज स्टोरी आई है इसको ओन कौन कर रहा है, पूरी पीटीआई ओन कर रही है। पीटीआई ने अपना बयान दे दिया है, अब्यूज पीटीआई ने अपना, ये पीटीआई के पार्टी तर्जुमान ने उसका बयान दे दिया है। और हुमायूं साहब कह रहे हैं कि जी मैं क्यों करूंगा। अब भाई अगर आप नहीं करें तो आप तो तरदीद जारी करें, आपने तो उसे ओन कर लिया है, ओन करके आपने तो अपने पार्टी उन्होंने तर्जुमान ने बयान जारी किया है कि उन्होंने बयान क्या जारी किया है, उन्होंने तर्जुमान ने पार्टी ने बयान जारी किया कि देखें जी इमरान खान साहब के बयानिए को तो तकवीयत मिली, या तो मिली है ना, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा। मैं ये अर्ज ये कर रहा हूँ, उन्होंने ये थोड़ी कहा मैंने दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनके पार्टी तर्जुमान ने या इनके जो पार्टी के सरबराह हैं आजकल शाह महमूद कुरैशी साहब, वो तो वजीर खारजा थे, वो तो उधर थे ना, उन्होंने तो वो डॉक्यूमेंट पढ़ा हुआ है, उनको ब्रीफ किया हुआ है उसके ऊपर, उनको पता है कि ये बयान देने से उनका लीडर प्रॉब्लम में पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब अपने लीडर के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है, लेकिन इस बयान जारी करने से क्या हुआ कि आप तस्दीक कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली वही चीज है जो हमारे सामने पेश की गई थी। आपने माना ना, आपने तो मान लिया। ठीक, Okay, I have to take जदून साहब एक मिनट। जदून साहब, I want to just come to you, सर, क्योंकि सर ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके ऊपर जाहिर है एक की जगह दो मुसीबतें आ गई हैं। पहले तो एक केस था सेशन कोर्ट का, उसमें जाना था समात पर, उसके बाद उसको करना था, उसके ऊपर लड़ाई करनी थी, उसको नल एंड वॉइड कराना था, लेकिन अब नैब की कार्रवाई भी पहुंच गई अपने आखिरी मराहिल में। साथ साथ आप देख रहे हैं कि उनकी जो जमानत है वो भी मुस्तरद हो गई है। मामला क्या है सर, ये जुरिस्डिक्शन और मेंटेनेबिलिटी से आगे निकल गया है मामला? नहीं, आप देखें इसमें उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ऑलरेडी एफआईए इसकी इंक्वायरी कर रही है और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने उसका एज ए विटनेस बयान भी दे दिया है कि जी मुझसे खान साहब ये लेके गए थे, फिर मुझे वापस नहीं किए। तो वो खान साहब खुद भी कह चुके हैं जी कि मुझसे गुम हो गई है। तो अब इनके इन कंटेंट पे नहीं इशू हो रहा कि कंटेंट से इसके साइफर के पीटीआई को फेवर करते हैं नहीं करते। इसका इशू ये है कि ये जो ऑफिशियल एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, तो ये लीक किसने किया है, किस तरह आउट हो गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, फिर किधर गया है, अब तो मीडिया में आ चुका है, हर जगह पे फैल गया है। तो इसमें बेसिकली ये जो है ना, अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई होती है तो उसकी तो 14 साल सज़ा है उसमें सेक्शन 3 में, कि जिन्होंने कोई ऐसी कम्युनिकेशन थी जो उनको नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए थी। तो आप देखें ना, अगर एक ये खुद एक बयानी को सपोर्ट कर रहे थे, इसका मतलब ये बेनिफिशियरी बन रहे हैं इसके खुद ही। तो जब आप नहीं फिर लीक इसमें, तो और तो कोई तीसरा बंदा इसका बेनिफिट नहीं रहा। तो लेकिन सर ये जो एक तो प्रिवेसी और सीक्रेसी एक्ट को हमने वायलेट कर दिया, चलें अगर खान साहब ने, सर इसके बावजूद मतलब देयर आर अदर हेड्स दैट कैन रोल, व्हिच अदर हेड्स कैन दे बी, और क्या किस को शामिल तफ्तीश किया जा सकता है इस बात पर? क्योंकि फिरदौस आशिक अवान साहब जी जो आप इन्होंने कहा है 3-4 बंदे होते हैं इसमें, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी और उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो तो उनके अगेंस्ट जो है उसका ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ईयर्स एंड आइज होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो हर काम जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए करता है, तो वो उनका अप्रूवर बन रहा है। तो फिर सारा मलबा तो जो है वो इमरान खान पे ही आएगा ना, कि उन्हीं ने, क्योंकि एक बंदा हो सकता है अब इसमें इमरान खान कहेंगे मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बल्कि वो बयान दे चुके हैं ना, खुद अपने आप को देखें, जो उनकी स्टेटमेंट होती है वो फंसा लेते हैं अपने आप। उन्होंने खुद कहा है मुझसे गुम हो गया है, कितनी दफ़ा उन्होंने कहा जी मुझसे गुम हो गया है। अब उन्होंने वो अभी कहते हैं जो जेब मैंने लड़ाया था वो तो ओरिजिनल था ही नहीं। तो ये
जिधर भी गया है तो PM ऑफिस जो है इसका जिम्मेदार है, या फॉरेन सेक्रेटरी तो फॉरेन मिनिस्टर भी तो इनका है ना, जिस तरह भी एजाज ने कहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। तो मेनली जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और इसको PTI एज ए टूल इस्तेमाल करे। आज फिर वो कह रहे हैं जी हमारा बयानिया तो ठीक है, ये तो साजिश हुई है, अमेरिका में इसके पढ़ें क्या लिखा हुआ है। ये तो हम उस वक्त भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि रिजीम चेंज जो है ये अमेरिका ने कराया है, हालांकि उसने आज वो अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट उनके स्टेटमेंट दी कि हमारा उनके कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से। चले ताल्लुक तो किसी का किसी चीज से भी नहीं है, लेकिन इस जो हमारा ताल्लुक है इस वक्त, जो कभी अलविदा ना कहना या अलविदा कह दें तो फिर किसको एग्जिट और एंट्री में, इस पर भी बात करनी बड़ी जरूरी है। थैंक यू जदून साहब ने ज्वाइन किया। यहाँ पर वफा नज़ारे एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद होंगे, सेनेटर साहब भी मौजूद होंगे। जरा देखेंगे क्या है निगरान वजीर आजम का मसला, इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है एजाज सैयद साहब, हमारे साथ मौजूद है हुमायूं मोहम्मद साहब, सेनेटर साहब। और सर मैं एजाज, क्योंकि साइफर पे तो हो गया, जो मामला हो रहा है वो तो हो रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर का जो नाम है निगरान, ये क्यों इतना मुअम्मा बना हुआ है? कि पहले राजा रियाज साहब का वक्त नहीं था शहबाज शरीफ को देने के लिए, आज उनके पास 3 नाम थे उनको देने के लिए, तो मशावरत के लिए मजीद 1 दिन और मांग लिया है, ज़ेरे गौर लेकर आए, 6 नाम हो गए टोटल, 3 उनके। आज किसी एक पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका। कहाँ मामला फंसा हुआ है, पिंडी में कि लंदन में? वैसे सना, आप वाकई समझती है कि मामला फंसा हुआ है? नहीं, मेरा तो ख्याल फैसला हो गया, लेकिन ये हमारे लिए एक अपैरेंटली क्यों मेरे लिए टाइम बाय कर रहे हैं, क्यों टाइम बाय कर रहे हैं? मुझे देखिए, मेरे लिए तो इससे बड़ा कोई लतीफा नहीं था कि राजा साहब के पास टाइम नहीं है प्राइम मिनिस्टर को देने का वो तो, और मेरे लिए इससे बड़ा और लतीफा नहीं है कि राजा साहब माने नहीं है प्राइम मिनिस्टर के दिए हुए नामों पे। ये अग्रीएबल, कितने अग्रीएबल है ये क्या मजाक है। हम सबको पता है कि राजा रियाज साहब वो अपोजिशन नहीं है, रियल अपोजिशन। अब माने या ना माने, वो बाहर है अपनी गलती की वजह से, जैसे तैसे भी वो रियल अपोजिशन इस कौमी असेंबली में नहीं है। पर जो है सायरा बानो, फहमीदा मिर्जा, GDA, आपने उनको भी कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन चले कम से कम चले ठीक है। आप अपैरेंटली तो अपैरेंटली है, आई एग्री, सायरा बानो अपोजिशन करती है, आई एग्री, ठीक बात है। लेकिन मैं जो एक्चुअल अपोजिशन थी वो तो बाहर बैठी हुई है। अच्छा, और ये जो राजा जी एग्जैक्टली राजा रियाज जो है, राजा रियाज साहब कौन है? राजा रियाज साहब वो हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ वो खड़े हो गए थे जब इमरान खान पावर पे थे, और इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े होके वो अगले उम्मीदवार किसके थे? वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। वो कहते हैं कि जी मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट से फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ूंगा। अब मुस्लिम लीग नून के टिकट का उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के सदर को टाइम नहीं दे रहा, ये मुमकिन है? ये वो एक शेर है, वो उसने कहा कि सब आंख का धोखा है, रवानी तो नहीं है, सब आंख का धोखा है, रवानी तो नहीं है, दरिया में फकत रेत है, पानी तो नहीं है। ठीक है, बात ये कि ये सब स्क्रिप्ट है, और इस स्क्रिप्ट पे मकसद क्या है? लोगों को बेवकूफ बनाना। कब तक हम बनाते रहेंगे और हम बनते रहेंगे? ये इस तो मामला क्या है? मतलब नाम डिसाइड हो गया, लेकिन बताना नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि इस जो प्रोसेस है उसका कोई वेट नहीं है, इखलाकी वेट कोई नहीं है, आईनी वेट, कानूनी वेट है। ठीक है, बस सिर्फ वेट के लिए वेट डालना है, वेट बनाना है। और ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ साहब का भी तो दिल नहीं करता ना कि वज़ीर आज़म की को भी, ड्राइवर को भी उन्होंने, मैं तो कहा एक अलविदाई स्पीच देने के लिए एक वज़ीर आज़म होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अलविदाई स्पीचेस दी है। शहबाज शरीफ साहब इज वज़ीर आज़म, इज प्राइम मिनिस्टर अंटिल द न्यू प्राइम मिनिस्टर कम्स। यस, दिस इज द लॉ, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। 14 अगस्त आप सोच रहे हैं, फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा मामला। मेरा ये ख्याल है कि चीज़ें काफ़ी हद तक तय हो गई हुई हैं, जब ये मुनासिब समझेंगे उसका नाम वक्त भी तो कम है ना, फिर इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है, उससे पहले हो जाएगा। देखिए ना, इलेक्शन कमीशन भी इस सिस्टम से परे तो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली दीज आर रियलिटीज। मोहम्मद साहब, देखिए मैं इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। मैं इस तरीके से देखता हूँ कि एक तो अगर आप देख लें नए नए नाम आ रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ जो आखिरी 1-2 नाम आएंगे ना, दे विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब वो नाम कहाँ से आएंगे? इनको फीड होगा कि क्या इनका अपना दिमाग काम करता है? मेरा नहीं ख्याल कि इनका दिमाग की कैपेसिटी इतनी है, लेकिन बहरहाल जो भी है वो चीज़ है। लेकिन नाम क्यों देर से आएंगे? नाम इसलिए देर से आएंगे कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, या वो गवर्नमेंट जो टेक केयर करेगी किसी का, इसको आपने ऑलरेडी थ्रू सर्टन बिल्स या एक्ट्स या उनकी वजह से आपने इसको एम्पावर कर दिया। आपने वो जो इलेक्शन कमीशन एक्ट के लिहाज से आपने प्रेसिडेंट को इक्वेशन से हटा के आपने इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह एम्पावर कर दिया कि वो डेट भी देगा, वो ये भी बताएगा कि इलेक्शन कब कराएगा, क्यों नहीं कराएगा, वो उसके इख्तियारात में चले गए। फिर आपने उसके बाद कोशिश की थी कि आप ये इलेक्शन एक्ट के तहत आर्टिकल 230 के लिहाज से
सारी पावर दे दें, लेकिन चले उन्होंने वहाँ पे थोड़ी सी सेंस प्रिवेल की थी। सेनेट में, नेशनल असेंबली ने टोटली कॉम्प्रोमाइज़ थे, उन्होंने 231 और 232 को थोड़ा सा ज़रा वो उसके दांत ज़रा कम कर दिए। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, ये आएगी लंबे अरसे के लिए, ये 3 महीनों के लिए नहीं आएगी, फरवरी मार्च तक मेरे ख्याल में उससे आगे जाएगी, क्योंकि ये बहाना करके जाएंगे। अब चूंकि ये और ये भी ये याद रखें, ये भी इसलिए आगे जाएगी कि वो टेस्ट कर रहे होंगे कि हम कितना आगे खींच सकते हैं। हमने क्या किया? हमने जो मेजर गलत काम किया था कि हमने ये फरवरी मार्च में हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपको कहता था कि 90 डेज़ में इलेक्शन करा लो, हमने वो नहीं कराया और उसको खींच दिया हमने मार्च से लेके ये अगस्त तक खींचा। इसका मतलब है हमने 4-5 महीने एक्स्ट्रा बगैर किसी उसके खींच दिया। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को भी हमने किसी खाते नहीं रखा, उन्होंने जो कुछ कहा। अब उसका पार्ट 2 ट्रेलर आएगा। पार्ट 2 ट्रेलर ये आएगा कि अब आपके पास जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ सकती थी, वहाँ आपने एम्पावर कर दिया उस इदारे को कि जिसके ऊपर हमें एतराज़ात थे, आपने उसको कर दिया। अब ये अकॉर्डिंग टू द लॉ वो जो कर रहे होंगे वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, जो चैलेंज करना भी मुश्किल हो जाएगा जब तक आप लॉ को चैलेंज ना करें, तो उसको करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा? तो जो अब चूँकि स्टेक्स बहुत हाई हो गए हैं, तो वो जिस बंदे को लाएंगे उस बंदे को चुन कर लाएंगे कि उसने अगले साल, 1.5-2 में भी इनकी बातें माननी है या वो बातें माननी है जो मतलब वो बातें माननी है जो पिछले 1-2 साल से हम सुन रहे हैं कि भाई एक टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आएगी, एक उस किस्म की चीज़ आएगी, ये सारी चीज़ें वो उस तरफ है। तो मेरा ये ख्याल है कि बात उस तरफ जा रही है और उसके लिए आप लोगों ने, हम सब पॉलिटिशियंस ने ज़मीन हमवार भी कर दिए, बीज भी बो दिए, पानी भी लगा दिया, अब पौधे नहीं निकल। जैसे दिमाग जरखेज हुए थे वैसे जमीन भी जरखेज हो गई है। ठीक है, जरा ये फरमा दीजिएगा कि 6 महीने, 4 महीने, फरवरी, मार्च, क्योंकि हमें कहा जाता है मार्च में सेनेट इंतखाबात है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन मार्च से पहले ना हो। फिर हमें ये भी कहा जाता है आइन में तो 90 दिन का एक टाइम फ्रेम है। फिर हमें ये भी बताया जाता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में निगरान वज़ीर आला नहीं आ सकते, उनका वोट काउंट नहीं होना चाहिए। फिर हमें ये भी कहा जाता है कि जी सेंसस जो है वो नहीं हो सकेगा। उन्होंने पिछली दफ़ा जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो उन्होंने कहा था 7 माह दरकार है, तो 7 माह तो हम गए। तो इस मुल्क में आइनी तौर पर तो कुछ नहीं हो रहा और हम रिवायात पर भी नहीं चल रहे, ट्रेडिशनलिस्ट भी नहीं है, तो रिफॉर्मिस्ट भी नहीं है, तो फिर हम क्या है, क्या होने जा रहा है? मेरा ये ख्याल है, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, मैं भी गलत हो लेकिन मेरी जो प्लस माइनस है उसके मुताबिक ये जो इलेक्शंस है आम इंतखाबात, ये 28 फरवरी से 3 मार्च के दरमियान किसी डेट में होंगे। क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि क्यों। उसका जवाब बड़ा सिंपल है। एक वजह उसकी ये है कि इंटरिम दौर में आपको पता डीलिमिटेशंस होनी है, डीलिमिटेशंस के साथ साथ उन पर एतराज़ात आएंगे, वो कोर्ट में चैलेंज होंगे, करते करते ये इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, 6 से 7 माह 8 माह तकरीबन लग जाएंगे। वो अगर आप टाइम बनते हैं तो आप जल्दी से क्विकली ऐड नहीं वो ठीक है, बात कर लें, उसके बाद में एक चीज़ ऐड करें। इस टाइम से पहले ये इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। लेकिन एक और बात भी बड़ी अहम है जिसको अभी कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा। पहली मेरी कैलकुलेशन ये है, दूसरी कैलकुलेशन भी है। दूसरी कैलकुलेशन ये है कि अगर ये जो इंटरिम सेटअप बनाते हैं और ये इंटरिम सेटअप भी चीज़ों को संभाल नहीं सकता, अगर संभाल नहीं सकता तो फिर क्या होगा? फिर यू नेवर नो कि आपको यू नेवर नो कि ये पहले इलेक्शन आपको करवाने पड़े। यू नेवर नो। तो इलेक्शन करवाने पड़ सकते हैं पहले, सेम्स मार्चिंग इन नहीं आ सकता। जी वो कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ये आपका प्लान ये हो सकता है मुमकिन, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ स्लिप। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा नाम आप जी? अच्छा, मैं एक बात देखिए, इससे ये है कि बात सही कर रहे हैं कि ये चीज़ उसके, लेकिन एक बात है, आप जब डीलिमिटेशन कर देते हैं उसके बाद उसको आईनी कवर चाहिए होता है इलेक्शन के लिए। अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनली आप उसको नहीं कवर, विच इज़ 2/3 मेजॉरिटी, आप इलेक्शन नहीं करा सकते, वो इलेक्शन ही गैर आईनी हो जाएंगे। इस वक्त जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो जिस तरीके से हुआ वो भी गैर आईनी था, उसके मुझे जो डिसीजन हुआ वो भी गैर आईनी था। ये कोर्ट जा रहा है मामला, आपको लगता है? ये सारी देखिए, मैं ये समझता हूँ। और दूसरी बात ये, एक बात याद रखें, सिर्फ एक तरीके से मुल्क आगे जा सकता है, वो है मेरिट।
और मेरिट, द ओनली वे मेरिट इज इलेक्शंस। और अगर आपने पाकिस्तान में चूंकि हमेशा इलेक्शंस किसी हद तक कभी इधर कभी उधर इंजीनियर्ड होते थे, कभी 5% कभी 10% या इंजीनियर्ड हमेशा होते थे, और या फिर सिस्टम ऐसा रॉटन है कि वहां पे मुर्दे आके वोट दे जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता, और या फिर कोई जीत रहा होता है उसके पास पता चलता है एंड में किया। हर दफा यही हुआ है, आज से नहीं हमेशा से हुआ है। तो अगर हमने इस मुल्क को बचाना है और अगर कोई लोग समझते हैं कि वो इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, सो द ओनली वन थिंग एवरीबडी मस्ट डू इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड लेट एवरी पार्टी पार्टिसिपेट इन इट, हुएवर इज द बेस्ट फ्री एंड फेयर करवाएं। अगर ये मुल्क तरक्की ना करे तो जो मर्जी कह दें। जी, पहली बात तो ये है, हुमायूं भाई की बात पार्शली ठीक है, लेकिन मेरा इनसे सवाल है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन से मुल्क तरक्की करता तो 1970 में कर लेता। आपकी तारीख के सबसे पहले सुन तो लीजिए ना, बात कर लेता। आपके नहीं 1970 के तो ये रिकॉर्ड पे लिखा हुआ है ना, ये रिकॉर्ड पे है कि सबसे ज्यादा फेयर इलेक्शन 1970 के थे, कि जिसमें शेख मुजीब को उधर अक्सरियत मिली थी, आपकी पीपल्स पार्टी, ये तो रिकॉर्ड पे।